कर दो क्लाउडी तो फैट्स भी शामिल है। तलाश करो जवाब कौन सा है। बी। बी फॉर बॉल। दैट्स Yes, B. या श्योर, लिपिड प्रोटीन है, बिल्कुल सही। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, the diagram shows different types of bond found in biological molecules. Which combination of bonds could not be found in a protein with a tertiary structure? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन के अंदर नहीं होगा? सीधा सीधा आंसर बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है, डी ऑफ कोर्स 5। ये तो भाई कार्बन कार्बन, ये तो डायमंड के अंदर होता है या ग्रेफाइट के अंदर होता है, ऐसे बॉन्डिंग तो हमने पढ़ी ही नहीं है प्रोटीन के अंदर। तो आप देखिए ये वाला बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हो सकता है डाइसल्फाइड है, बिल्कुल है, पेप्टाइड है, बिल्कुल सही है, यानी एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसी तरह देखिएगा आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो द आंसर इज डी। Yes. Question number 3. Which row shows the correct match between the description of biological molecule and where they are found? A linear polymer of 1,4 linked beta glucose molecule, मतलब 1,4 linked beta glucose molecule किसमें हो सकते हैं? सेलुलोज में हो सकते हैं, ठीक है। A bipolar phosphate containing molecule, bipolar phosphate molecule कौन हो सकता है? फॉस्फोलिपिड हो सकता है, बाइपोलर है ना? अच्छा, a highly branched polymer of 1,4 and 1,6 linked alpha glucose, ग्लाइकोजन हुआ, सही है। तो बताओ जवाब कौन सा हो सकता है, आप खुद तलाश करो। बी। B. बी फॉर बॉल। जी, तो यूकेरियोटिक, बेटा आप लोग के माइक प्लीज बंद कीजिएगा, पीछे शोर हो रहा है काफी। यूकेरियोटिक सेल वॉल्स जो है इस पे क्या होगा? 1, यानी ये क्या चीज है? क्या चीज है? 1 फॉर सेलुलोज है, बिल्कुल ठीक। नंबर 2 जो है वो क्या है? 2 में क्या चीज है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ बोथ, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। और तीसरा क्या है? ग्लाइकोजन है, फॉर्मिंग स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो यूकेरियोटिक सेल जो है वो जो स्टोरेज कर सकता है ग्रेन्यूल्स, वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, वैसे स्टार्च भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन भी तो पॉसिबिलिटी में है, इसलिए हम कह सकते हैं द आंसर शुड बी राइट, दैट इज ऑन द बी। ठीक है, ये समझ आ गई बेटा? सर सी क्यों नहीं हो सकता? स्टार्च भी तो बनता है, अमाइलोपेक्टिन अमाइलेज जो पॉलीमर भी होता है वो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने शायद ये कहा है कि इन द सेल्स ऑफ ऑल यूकेरियोट्स, ये देखिए ना, ऑल ने गड़बड़ कर दी ना, ऑल ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। ऑल में तो क्योंकि एनिमल सेल में तो नहीं होता। अच्छा चले अब आगे आते हैं। What is the correct description for the structure of amylose and ये तो खैर बहुत आसान सवाल है। अमाइलोज और सेलुलोज को जरा बता दीजिएगा कौन सा है? अमाइलोज कौन सा है और सेलुलोज कौन सा है? बीटा ग्लूकोज 180 रोटेशन 1,4 लिंकेज, और अमाइलोज अल्फा ग्लूकोज नो रोटेशन 1,4 लिंकेज। बी क्लियर नजर आ रहा है, ठीक। चलिए, a collagen molecule has a high proportion of the amino acid glycine which has a very, क्वेश्चन कहाँ है इसका? इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, मतलब ये चलिए पढ़ लेते हैं। A collagen molecule has a high proportion of the amino acid glycine which has a very small side chain, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। A group of 3 collagen fibers form a strong insoluble coil structure termed as a triple helix. Each of the collagen polypeptide in a collagen molecule has a regular spiral arrangement of many alpha helixes. Each of the collagen polypeptides, कह रहे हैं कि हर एक पेप्टाइड की बात करें, each of the collagen polypeptide in a collagen molecule has a regular spiral arrangement of many alpha helixes. और डी पढ़े, peptide bonds are present between amino acids of the same polypeptide and between the different polypeptides form the collagen molecule. जी उमर क्या कहते हो? सवाल समझ में आ रहा है? इसमें सवाल तो है ही नहीं कोई। नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए सही है, बी सही है, और सी सही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तीनों सही है। इसका मतलब है इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फिर एक आंसर होगा, हाँ डी, ऐसा है।
ऐसा नहीं है बेटा। ये तीनों जो आपने कहे ए बी सी, ये तीनों सही नहीं है। अब आपके लिए चैलेंज है, आप तलाश करो क्यों सही नहीं है, क्या गलती है। देखो बेटा, मैं गलती बता देता हूँ। देखिए, a collagen molecule has a high proportion of the amino acid glycine which has a very small side chain. इस पे तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए। A group of 3 collagen क्या लेकर आए आगे, कोलेजन फाइबर लेकर आए। कोलेजन फाइबर, फाइबर इसका फाइनल शेप होता है जिसमें बहुत सारे कोलेजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो कोलेजन का एक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, वो फाइबर नहीं होता। फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग इनसॉल्युबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर एज अ ट्रिपल हेलिक्स। वो जो ट्रिपल हेलिक्स होते हैं वो कोलेजन का एक यूनिट होता है, मॉलिक्यूल होता है, फाइबर नहीं होता। उमर, समझ रहे हो? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, तीसरा देखो, each of the collagen is a collagen molecule। अब कह रहे हैं कि एक कोलेजन मॉलिक्यूल के अंदर, कह रहे हैं कि each of the collagen एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर कह रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा हेलिक्सेस होते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो एक कोलेजन, एक पॉलीपेप्टाइड तो एक ही हेलिक्स बना रहा होता है ना। ऐसे कैसे मुमकिन है कि पॉलीपेप्टाइड एक है, उसके अंदर हेलिक्सेस बहुत सारे हैं? ये तो मुमकिन नहीं है, और ये तो खैर है ही गलत। तो इसका मतलब है जो सबसे क्लोज आंसर है वो आपका कौन सा है? ए है। यू गेटिंग? ठीक है ना। Yes, मैं sir. इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर पे कंसंट्रेट नहीं किया था। ये सारे पॉइंट जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा था, मैं आपको बार-बार हिंट्स दे रहा था। अगर आप लोग उस वक्त जरा फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते और थोड़ा सा आप कोई रिसोर्सेज पढ़ते साथ में, तो फिर ये चीजें नहीं आती प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब आगे देखिए क्वेश्चन। Polar molecules form hydrogen bonds with each other. Polar molecules form hydrogen bonds with each other. Which properties of water result from its molecules being polar? शाबाश, ये आसान सवाल है, बताएं। All. A. 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 All. अच्छा, बता देते हैं। अच्छा, गुड सॉल्वेंट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसका ताल्लुक जो है वो पोलैरिटी के साथ हो सकता है, जरा वो बताइएगा। देखो, कोहेजन, हाई सरफेस टेंशन, ये दोनों अगर आप देखिए 3 और 4, इसका ताल्लुक तो प्योर हम समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही चीज बना रही होती है। कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, जो कि पोलैरिटी है दोनों के मॉलिक्यूल के दरमियान, इसलिए आपस में अटैच होते हैं। सरफेस टेंशन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। अच्छा, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप देखा जाए तो इसका ताल्लुक भी इन द सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से बन रहा है। और अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अगर एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसका मतलब है कि वो पोलर मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इनके साथ बना सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल के साथ। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, which answer is more accurate, which is the best All. answer? A. A. 1 2 3, Omar, are you here? Omar, can you hear me beta? You here? Jahanzeb, are you here? Sir. Yes, sir. What do you think about this question, Jahanzeb? Sir, I think A is the correct answer. Can you explain it? Why? Sir, the water being a good solvent is based on its polarity. Hydrophilic, all hydrophilic molecules will dissolve here. I High mean, polar specific heat capacity. particles are soluble in water because of this hydrogen bonding. Yes, Okay. sir. Hmm. High specific heat capacity is also dependent on polarity. High How? surface tension in How? Sir, there are a lot of hydrogen bonds which cause water to be polar. Or due to these hydrogen bonds, it is difficult to break the water molecule called high specific heat capacity. Mhm. The Mhm. same goes for Mhm. high surface tension, as the hydrogen bonds will attract the water molecules together, as well as Mhm. cohesion. ठीक है बेटा, एक काम कर सकते हैं, इसका आंसर जरा चेक करके मुझे कोई बता देंगे क्या दिया हुआ है? इट शुड बी ए। A दिया हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ बस ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा एक चीज पे हमें थोड़ा डाउट था, वो था सॉल्वेंट पे, क्योंकि बाजू का जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं ना। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर चार्ज का डिफरेंस होता है, पानी के अंदर थोड़ा सा कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट उनका बाजू का, नो डाउट ए लेवल के अंदर कुछ क्वेश्चंस का इशारा जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, जो कि कभी कभी हमें टफ टाइम दे देते हैं। तो ठीक है, ए इज द बेस्ट आंसर एंड दैट्स द राइट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which type of bond holds together in alpha helix or beta plated sheet of a protein? जी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को आपस में होल्ड करके hydrogen. कौन बी अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बीटा को कौन Hydrogen कर रहा है? bonding. हाइड्रोजन. ठीक है. So which type of bond hold together Hydrogen. an alpha helix or beta? Of course, hydrogen bond. So that's the, because this is the characteristic feature of secondary protein. Right. Next. What describes only the quaternary structure of hemoglobin? What describes only the quaternary structure of hemoglobin? देखो उसने वर्ड लिखा है only. क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो. जो सिर्फ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है वो कौन सी चीज है? अल्फा हेलिक्स, ये तो सेकेंडरी में भी आ रहा है, प्राइमरी में भी आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है. और डाइपेप्टाइड ये भी प्राइमरी में होता है. ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर टर्शियरी में भी होता है, क्वार्टरनरी में भी होता है. द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी प्रोटीन. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स टुगेदर. अब बताएं आंसर कौन सा हो गया? B. B only. 5 ओनली. ये बाकी सारा हर लेवल में आ रहे होते हैं. अब देखिए ना तकरीबन. तो ये सारी चीजें उसके क्वार्टरनरी के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो कह रहे सिर्फ वो प्रॉपर्टी बताओ जिसकी क्वार्टरनरी की पहचान हो. तो वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. The statements are about the properties of water. Ability to form hydrogen bonds with other molecules, less dense when frozen, and able to hold a lot of heat. What allows a small insect to rest on the surface of a One. pond? सिर्फ 1 होना चाहिए ना. Step 1, ability to form hydrogen bonds with other molecules. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, less dense when frozen. ये तो जाहिर सी बात है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनको हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं. और एबल टू होल्ड अ लॉट ऑफ हीट. अच्छा बेटा, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं कि अगर आप होल्ड हीट की बात करते हो तो उसका तो खैर इंसेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता जो सरफेस के ऊपर होता है. अब 1 में तो कोई शक नहीं है, वो तो कंफर्म है कि इसका जो शेप जो है वो 1 है. तो अगर 1 है तो फिर बी और सी और डी तो वैसे भी आउट हो जाएंगे, ये दोनों आउट हो जाएंगे. अब हमारे पास रहता है ए. ए में कहते हैं लेस डेंस व्हेन फ्रोजन. तो मतलब ये है कि हमें तो वाटर मॉलिक्यूल को सरफेस लेयर को डेंस बनाना है ना, ताकि वो इसके साथ बॉन्ड बना सके जो इंसेक्ट्स हैं. द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस सर्कमस्टांसेस शुड बी सी, दैट इज 1 ओनली. Getting? Yes, sir. Question number 10. Which bonds hold together the structure of cellulose? कौन सा बॉन्ड होता है? Glycosidic and hydrogen. Yes, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So that should be 1 and 2, and the right answer should be B. 11. Which bonds are found in glycogen? Glycogen के अंदर कौन सा बॉन्ड है? 1,4 alpha and 1,6. B, 1,4 and 1. B. This would be 12. Solution of biological molecules are tested for sugars. The table shows the color of the solution after testing. Solution 1, heating with Benedict solution, तो कलर क्या आया? Blue. इसका मतलब है इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, लेकिन जब इसको HCl के साथ बॉयल किया गया और फिर हीट किया गया तो इसका कलर ऑरेंज आया. तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर कौन सा शुगर था? Non-reducing. शुगर था. ठीक है, देखो ना. Solution of biological molecules are tested for 4 sugars. 4 किस्म की शुगर्स को टेस्ट करना है. The table shows the color of solution after testing. अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन है, उसको हमने टेस्ट किया तो हीटेड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर क्या आया? ग्रीन. लेकिन जब इसके साथ किया गया तो भी ग्रीन आया. मतलब क्या है, इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? No. क्यों नहीं है? ओरिजिनल कलर क्या होता है? कंसंट्रेशन बदली ना, कंसंट्रेशन जी. बदली उसकी. कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है या है नहीं? उमर सर कम से थोड़ी ज्यादा है, एक बहुत कम है, बहुत कम है. सही है. अच्छा, हीटेड पे बिफोर क्या था? येलो आया और बाद में क्या आया? रेड आया. इसका मतलब है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर की कंसंट्रेशन भी थी और नॉन रिड्यूसिंग की भी थी, दोनों मौजूद थे. क्योंकि जो नॉन रिड्यूसिंग था उसको जब आपने तोड़ा तो वो भी रिड्यूसिंग में कन्वर्ट हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब डबल हो गई.
मतलब ये जो आपके पास थर्ड वाला है इसमें दोनों शुगर मौजूद है, रिड्यूसिंग बी और नॉन रिड्यूसिंग बी। क्योंकि जब हमने शुरू में टेस्ट किया तो सिर्फ येलो आया और जब हीट किया तो जो नॉन रिड्यूसिंग था वो भी टूट गया रिड्यूसिंग में, इसलिए कलर इस बार क्या हुआ, डार्क हुआ, रेड हुआ। इसमें सिर्फ एक शुगर था और वो कौन सा था बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। इसमें क्या था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, जो कि जिसका पता चल रहा है कि वो बाद में मिला। इसमें अगर हम बात करें तो शुरू में हमने टेस्ट किया तो ग्रीन और बाद में भी ग्रीन, इसका मतलब है इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं, सिर्फ रिड्यूसिंग है। अगर नॉन रिड्यूसिंग होता तो इसका कलर डार्क हो जाता बाद में, टेस्ट के बाद नहीं हुआ। तो अब सवाल कह रहे हैं विच में कंटेन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपके ख्याल में C. नॉन रिड्यूसिंग शुगर किस किस में है? C. 1 and 3 C. 1 and 3। तो इसका मतलब इसमें भी है और 1 के अंदर भी है, इसमें नहीं है। सो आंसर इज सी। उमर बताओ तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, तुम पहले थे नहीं, कहीं गए थे क्या या डिस्कनेक्ट हो नहीं गए? सर, वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो खराब हो गया, पता नहीं क्या होता है आजकल, बंद हो रहा था बीच में। अच्छा ठीक है, समझ आ रहे हैं बच्चे, तो कोई मुश्किल तो नहीं है, आप खामखा कह रहे हो मुश्किल है, आसान ये क्वेश्चन सर है। प्रोटीन्स वाले बहुत मुश्किल हैं, ये देखें एक और आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने सर। अभी चलिए बता देता हूँ मैं आपको। Which level of protein structure are always involved with competitive and non-competitive inhibitors bind to enzyme? अच्छा बेटा, आप लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखो कि जो MCQs होते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर चुका होता है। जाहिर सी बात है, ये CI के एग्जाम्स के पेपर्स हैं, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं MCQs जो 2-3 चैप्टर्स के साथ लिंक होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो उसमें अगर किसी चैप्टर की लुक आ रही होती है तो उसको हम डाल तो देते हैं उसके अंदर, लेकिन उसको बच्चा इसलिए नहीं कर पाता कि उसके अंदर और भी चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इनहिबिटर्स वाले हैं शायद वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली इस वक़्त जो हम बात करते हैं ना कि एक इनहिबिटर एक चीज़ होती है, या चलो छोड़ो, इस पे क्यों टाइम ज़ाया करते हैं, इसको छोड़ देना, ये हमने पढ़ा ही नहीं है इसको। तो अगले सवाल पे चलते हैं 14 पे, अब इस पे टाइम ज़ाया होगा। यहाँ आ जाएँ। Which diagram shows the bond linking the individual units of both glycogen and amylose? amylose और glycogen में कौन सा बॉन्ड कॉमन है? बताएंगे ज़रा प्लीज़? सी। Option C. बिल्कुल सी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, COC बॉन्ड, ठीक है? Question number 15. Tests for biological molecules were carried out on 3 solutions. The observation were as follows. Solution 1, Benedict test, blue to orange. Solution 2, Benedict test after acid hydrolysis, blue to red. इसका मतलब है इसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, ये सुक्रोज है। और ये कौन सा है? कौन सा भी, कोई सा भी रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है। तीसरा, ब्लू टू पर्पल, यानी इसके अंदर प्रोटीन है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड प्रोटीन। Which observation would show the solution that contain sucrose and amylase? किसके अंदर 2 and सुक्रोज 3. और अमाइलेज है? 2 and 3 2 क्यों? and 3. क्योंकि सर 3 के अंदर क्या amylase है, enzyme है, प्रोटीन है। प्रोटीन होगा, शाबाश, और वेरी 2 गुड, में वेरी गुड, sucrose reduces. बिल्कुल ठीक है। तो 2 के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या है, सुक्रोज है, और 3 के अंदर प्रोटीन है। एंजाइम अमाइलेज जो है वो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए ये शो कर रहा है सॉल्यूशन 3। सो 2 and 3 is the right answer. Let's see. Question number 16. Which row describe a triglyceride? ट्राइग्लिसराइड कौन सा है? हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक होता है ट्राइग्लिसराइड? सर हाइड्रोफोबिक होता है और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल। शाबाश, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। क्या होगा? डी होना चाहिए ना सर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल तो हो नहीं सकता और हाइड्रोफिलिक भी नहीं हो सकता। सही कह रहे हो, यानी यहाँ लिखा है इनसॉल्युबल है, तो अल्कोहल में तो सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, मैंने बताया था क्लास के अंदर। और हाइड्रोफिलिक भी नहीं हो सकता, तो इट शुड बी डी। जहां से समझ रहे हो? Yes sir. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution containing equal masses of amylose and amylopectin is completely hydrolyzed. Which molecule will be found after hydrolysis? कौन से molecule हमें मिलेंगे? Alpha glucose only. Alpha glucose. हाँ गुड, बीटा तो है ही नहीं इसमें, तो कैसे मिलेगा? सही है, ठीक है। देन क्वेश्चन 18। सर एक बात बताएं, ये मैंने तो पढ़ा था कि अल्फा और जो बीटा ग्लूकोस होता है वो यानी रिवर्सिबल सॉल्यूशन फॉर्म करता है ना, नहीं वो बीटा भी फॉर्म करेगा अल्फा भी फॉर्म करेगा, ये नहीं होता वो? नहीं नहीं नहीं, बेटा कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं है। अल्फा जो यूनिट है वो देखिए डिपेंड करेगा ना कि आप किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। इस पे हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं कि ये आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं हो सकती, मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्ट तो हो सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर यू टॉकिंग अबाउट।
तो हमारे पास लिमिटेड मॉलिक्यूल्स है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू दीस मॉलिक्यूल बात करेंगे बेटा, ठीक है? सही सर सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, when a lake begins to freeze, which properties of water are needed for fish to survive? Water has a high surface tension, water has a high latent heat of vaporization, water has a high thermal capacity, water has maximum density at 4 G. बताएं। क्या हो गया बेटा, खामोशी हो गई? आसान सा सवाल है, इस पे क्या मुश्किल है? थोड़ा अकल लड़ाओ। 3 और 4 सही होगा, डी आंसर है शायद इसका। देखो 4 तो लाजमी होगा ना, 4 तो लाजमी है, मतलब ये दो तो वैसे भी आप 3 एक्सक्लूड और करोगे। 4 ना, तो सर वो डी होना वाटर चाहिए। हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4, तो ये हमें पता है, जब तो आइस है वो फ्लोट करेगा, ठीक है? और 3 क्या क्या है? वाटर हैज अ हाई थर्मल कैपेसिटी, हीट एनर्जी को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, और 2 क्या कह रहे हैं? वाटर हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो which properties of water are needed for fish? अच्छा, फिश को अगर आपसे सर्वाइव करना है तो ऑफ कोर्स एक तो आपने इंटरनल टेम्परेचर को उसकी बॉडी के हिसाब से रखना है। उनकी बॉडी के हिसाब से मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल लो टेम्परेचर हो तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और उसके लिए हाई थर्मल कैपेसिटी का होना जरूरी है ताकि वाटर जो है अपने अंदर हीट को रिटेन कर सके, या हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मेंटेन कर सके। दोनों बहुत क्लोज है बेटा। आप जानते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर। तो सर यहाँ पे जब शाबाश, होगा तो वेपर शाबाश, पॉइंट ही ठीक नहीं है, है उसका। ठीक है। नहीं, लेकिन पॉइंट है ना, क्यों नहीं है पॉइंट बेटा? वाटर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो ये तो फ्यूजन तो होगा ना, वो फ्यूजन जी, होगा। जी वो फ्यूजन हुआ। और अगर फिर आप कहते हैं कि हम लिक्विड स्टेट से इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम आइस की बात कर रहे हैं और फ्रीजिंग की बात हो रही है, तो यहाँ हमें सॉलिड और लिक्विड बात पे फोकस करना है। तो उसमें जो हमारे पास सबसे क्लोज पॉइंट आ रहा है वो है हमारे पास है वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4। तो हम पॉइंट सी और डी की तरफ देखो। इसका तरीका ये होगा, जब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को गैस करना आसान नहीं होता है, इस लेवल में बहुत मुश्किल होता है। तो आप पॉइंट्स जोड़ते जाएं और पहले इसको स्किप करते जाएं। सबसे जो क्लोज पॉइंट होता है पहले आप उसको पिक किया करें, ये तरीका होता है। तो आप ये इस पे तो शक नहीं है कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 पे होती है, इसलिए उससे अगर टेम्परेचर अगर हम मजीद लो करेंगे तो वो आइस जो है फ्लोट करेगा फ्रीज होने पे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें क्लोज नजर आ रहा है वो 3 को अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली ये कुछ ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू 2 के मुकाबले में, क्योंकि थर्मल कैपेसिटी आपको पता है कि वाटर ज्यादा हीट रिटेन करता है। अगर वो रिटेन करता है हीट, तो इसलिए इसका मतलब है कि जो लोअर लेयर होगा बर्फ के नीचे, उसके अंदर वाटर का हीट जो है वो रिटेन रहेगा, एंड दे विल एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो आई थिंक इट शुड बी डी। फिर भी इसको चेक करें जरा, मुझे बताएं प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 को। डी सर है। डी है। ठीक है, सही है। सो इट्स हाई थर्मल कैपेसिटी, सो आंसर शुड बी डी, राइट। बेटा सबको समझ आ रहा है या नहीं पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इट वाज अ बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो आपको समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। Let's move to question number 19. Yes. The color of a positive Benedict test is due to the formation of copper oxide. The mass of copper oxide is proportional to the mass of reducing sugar present. अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक सल्फेट, अब वो मैंने आपको एक ट्रांजिशनल रिएक्शन दिखाया था, वो बीच में बनता है, उसके बाद फिर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है अगर आप बेनेडिक्ट टेस्ट करते हो। अच्छा, अब जहां से देखो प्लीज, अब जरा कॉन्सेंट्रेट करो। सैंपल ऑफ फ्रूट जूसेस were tested for the presence of reducing sugar and non-reducing sugar using the Benedict test. The result shows the mass of copper oxide after boiling with Benedict solution and after acid hydrolysis and boiling with Benedict solution. Which sample contained the most non-reducing? किसमें ज्यादा non-reducing sugar है? देखते जाएं। जब हमने इसको आफ्टर बॉयल विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किया, आफ्टर बॉयल विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो हमारे पास कितना था इसके अंदर प्रेसिपिटेट? 20। और आफ्टर जब इसको हमने
आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बॉइलिंग विद, जब इसको हमने एसिड के साथ ट्रीट किया तब B20, तो इसका मतलब है कि इसमें तो नॉन रिड्यूसिंग सिरे से है ही नहीं, अगर होता तो मास बढ़ जाता। यहाँ शुरू में 30 बाद में 45 इसमें था, बिल्कुल था लेकिन कितना था, कितना डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आया। इसमें कितना फर्क आया, 5 का डिफरेंस आया। इसमें कितना डिफरेंस आया, 10 का फर्क आया। इन तीनों में नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन मोस्ट किस पे है बेटा, ऑप्शन B. बी 15 में। 15 तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 20th, the diagram shows the amino acid serine, ठीक है, which circle area is different in all amino acid, ये तो R ग्रुप की तरफ इशारा है ना बेटा। R ग्रुप कौन सा है, वेरिएबल कहाँ है, तलाश करो कौन सा R ग्रुप है बेटा। खामोश क्यों हो यार इतना क्या हो गया। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, C. ऑप्शन सी देख ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, वो साइड चेन होगी। नहीं हाँ देखो देखिए बेटा, एक कैसे होगा, इसमें अमाइन कहाँ है, इन्होंने अगर यहाँ से अमाइन दिया है तो कार्बोक्सिलिक कौन सा दिया है इसने, ये तो अमाइन ग्रुप है कार्बोक्सिल, ना। अच्छा अमाइन सही है, उन्होंने ये तो पोजीशन चेंज कर दी इन्होंने इसकी। इसको पोजीशन चेंज कर दी ना, यूं आया इसने, अब सी ये होना इसने चाहिए। हाँ सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि देखिए ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये इसके ऊपर ब्रांच है जो इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा एक मुझे एक चीज बताएं, इन इन दोनों मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, ए में और सी में, अगर देखें मॉलिक्यूल। सर ए में ना उन्होंने यानी फर्क सर्कल अलग हिस्सा कर दिया ना। हाँ शाबाश। अब देखो ना, ये तो स्केलेटन, मेन स्केलेटन का हिस्सा है बेटा, ये मेन स्केलेटन का हिस्सा है, ये ब्रांच है, साइड ब्रांच है ना। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज वेरिएबल होती है, तो ये तो वेरिएबल नहीं हो सकती ना, अमाइन तो हर जगह सेम रहेंगे, कोई कोई सा भी आप उठाओ अमाइनो एसिड तो उसमें अमाइन का तो सेम होगा, तो आपके आर ग्रुप तलाश करना है, और आर ग्रुप क्या होता है, ब्रांच होता है। तो ये यहाँ ब्रांच कौन सा है, आप यू आ रहे हैं मेन स्केलेटन, तो इसका ब्रांच ये बन रहा है, इसको यहाँ सर्कल लगाना चाहिए था, इसने यहाँ नहीं लगाया। अगर आप यहाँ बात करते हैं तो ये NH2 है, ये सेंट्रल कार्बन है, ये तो इसने सेंट्रल कार्बन पे लगाया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ इसने कार्बोक्सिलिक पे लगाया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आर ग्रुप है, तो तीनों में दो जगह मेन स्केलेटन पे, या मेन स्केलेटन पे, या मेन स्केलेटन पे, और यहाँ सेंट्रल कार्बन पे लगाया, तीनों गलत है। ये तीनों चीजें हमेशा सेम रहेगी, ये डिफरेंट होगा जो कि आर ग्रुप है। सब समझ रहे हो बेटा। यस सर। Yes, sir. Look at this question. ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार। As a frozen lake warm after a cool winter, mineral nutrients are brought to the surface. Minerals ऊपर आ जाते हैं। Which properties of water describe to this process? कौन सा चीज इसको ट्रीट कर रहा है? It's greater density H4. It has high specific heat capacity. It is a solvent. Its molecules form hydrogen bonds. Close कौन सा आंसर है इनके साथ? सर ए 1 एंड 3, क्योंकि अच्छी बात है। डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ ट्रैवल करती है, तो जहाँ पे शाबाश। फ्रोजन होगा वहां पे मिनरल्स ट्रैवल करेंगे, और सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली उसमें मिनरल्स डिसॉल्व Solubility होके है, ऊपर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर वन, इस पे तो खैर शक नहीं है। एक तो फ्रोजन है कि जब आप फ्रोजन जब वार्म होगा तो डेफिनेटली जब वो पिघलेगा तो जो बर्फ है वो डिसॉल्व होगा, क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेल्ट होगा, और चूंकि मिनरल इसके अंदर वो थे, क्लॉग हुए थे, तो चूंकि वाटर सॉल्वेंट है तो अब वो मिनरल्स ऊपर आएंगे सरफेस तक, ठीक है। अच्छा जी, देन क्वेश्चन नंबर 22। टू सॉल्यूशन 1 and 2, देखो दो सॉल्यूशन है 1 and 2, वन कंटेनिंग स्टार्च एंड सुक्रोज, एक के अंदर स्टार्च और सुक्रोज है, एंड द अदर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड प्रोटीन, दूसरे में ग्लूकोज और प्रोटीन है। याद रखिए, एक में स्टार्च और सुक्रोज है और दूसरे में ग्लूकोज, और यानी एक में स्टार्च के साथ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और एक में प्रोटीन के साथ रिड्यूसिंग शुगर है। वर टेस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स टू कंफर्म देयर आइडेंटिटी। द टेबल शोज द कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट्स रिकॉर्डेड फॉर द वेरियस टेस्ट। Which rows identify the two solutions? अच्छा, पहले हमने आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया। जब आप आयोडीन के साथ टेस्ट करोगे तो वो क्या करेगा, पहले टेस्ट में तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, सही है ना। स्टार्च के लिए तो पॉजिटिव देगा, लेकिन सुक्रोज के लिए क्या देना चाहिए, उसके लिए भी पॉजिटिव देना चाहिए। तो ये अब देखते हैं सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 पे इसका क्या इम्पैक्ट था। सॉल्यूशन 1 पे पॉजिटिव, सॉल्यूशन 2 पे नेगेटिव, ये बात तो सही है, क्योंकि सॉल्यूशन 2 में क्या है, सॉल्यूशन 2 में क्या है बेटा, सक्रोस। हाँ स्टार्च नहीं है, तो यहाँ पे 2 पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा,
फिर हम कहते हैं जब इसको बॉयल किया बेनेडिक्ट के साथ तो पहले में पॉजिटिव टेस्ट आया, तो ये गलत हो गया। पहले सॉल्यूशन में तो हमारे पास सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं, तो ये कैसे पॉजिटिव आ सकता है? इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दो, ए खत्म हो गया। बी पे जंप करो। अब बी पे देखो, कह रहे कि सॉल्यूशन 1 में टेस्ट नेगेटिव आया, गलत कह रहे हैं, पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि स्टार्च तो है, तो ये यहीं से खत्म हो गया। सी पे आ जाओ, सॉल्यूशन 1 के अंदर स्टार्च है, पॉजिटिव आया, बिल्कुल ठीक है, और सॉल्यूशन 2 में स्टार्च नहीं है, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन 2 पे चलते सॉरी हाँ, बॉयल विद बेनेडिक्ट के साथ चलते हैं, तो पहले पे क्या है? नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सुक्रोज है, और 2 पे पॉजिटिव आया, और आना भी चाहिए पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज है। फिर आ जाएगा बॉयल विद बेनेडिक्ट सूप, जब इसका टेस्ट किया तो अब क्या हुआ कि जो आपका 1 है अब वो पॉजिटिव आया। यस, अब पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि वो सुक्रोज था, और दूसरे के साथ क्या कह रहे हैं? नेगेटिव आया। यहाँ गलती हो गई, यहाँ भी पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि अगर आपने बॉइल्ड किया भी है तो भी बेनेडिक्ट शुगर तो है, तो वो यहाँ भी पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि शुगर दोनों में है, इसलिए ये भी एक्सक्लूड हो गया। डी पे आ जाए, इसका मतलब हमारा आंसर डी है। अब आप चेक कीजिएगा डी के सारे ऑप्शन आपको सही मिल रहे होंगे। समझ रहे हो या नहीं? सर लेकिन ग्लूकोज जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन में सॉरी स्टार्च जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव देता है ना, तो डी के अंदर तो नेगेटिव है। आयोडीन, हाँ यार, ये भी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। फिर हमने कहीं यहाँ भी कुछ शायद गलती कर दी। नहीं सर, उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिवली नहीं है, 1 and 2 में से कोई एक स्टार्च और सक्रोज है और दूसरे के पास ग्लूकोज और प्रोटीन है। हमने आइडेंटिफाई करना है किसके पास कौन सा है, तो लाजमी नहीं है 1 में सिर्फ आयोडीन और 2 में भी हो सकता है। 2 में हो सकता है आयोडीन और सक्रोज, और वो 1 में ग्लूकोज और अच्छा प्रोटीन भी हो अच्छा अच्छा सकता है। अच्छा, उसने ये नहीं बताया, सॉरी ना, उसने ये नहीं बताया कि 1 के अंदर क्या है, और अच्छा ठीक है ना, कि 1 कंटेनिंग स्टार्च एंड सुक्रोज। बेटा हो सकता है कि वो जो स्टार्च और सुक्रोज है वो 2 में हो, 1 में ना हो। अच्छा, मैंने इसको नहीं देखा था, सॉरी, अब देखा। तो अच्छा, फिर उस हिसाब से तो आंसर चेंज होने चाहिए, है ना? तो अब आप बिल्कुल देखें, आप इसका मतलब है कि ये जो 2 टेस्ट है, ये स्टार्च वाला और ये किसके लिए? ग्लूकोज के लिए है। तो इसका मतलब बेटा, हाँ, आसान तरीका बता देता हूँ, ये देखिएगा, सुक्रोज का टेस्ट ये है और स्टार्च का टेस्ट ये है। आप इन दोनों को पहले चेक करें आपस में, इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करें और इन दोनों के रिजल्ट्स आपस में कंपेयर करें। प्रोटीन किसके साथ है? रिड्यूसिंग शुगर के साथ है। तो आप देखें, प्रोटीन का टेस्ट कहाँ पॉजिटिव आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और जो सॉल्यूशन 1 है उसके साथ उनके अंदर क्या चीज होनी चाहिए? क्या आई मीन अगर प्रोटीन सॉल्यूशन 1 में है या नहीं है? इसने कहा प्रोटीन सॉल्यूशन 1 में नहीं है, 2 में है, इसने ये कहा। तो 2 में अगर प्रोटीन है तो फिर 2 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? शुगर भी होना चाहिए, जरूर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रोटीन और शुगर दोनों एक में है। देखो, एंड द अदर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो अगर यहाँ प्रोटीन पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर इसके साथ ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, आई मीन शुगर, जो कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये ए तो नहीं हो सकता। यहाँ कंपेयर करें, यहाँ प्रोटीन है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ प्रोटीन है और यहाँ शुगर है। अब देखो ना, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका मतलब है अगर प्रोटीन के साथ शुगर है, पॉजिटिव टेस्ट के साथ आ रहे हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही मिल रहा है। अच्छा, फिर हम देखते हैं, प्रोटीन यहाँ नहीं है 1 में, और होना भी नहीं चाहिए 1 में, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो 1 में है तो दूसरे में तो नहीं हो सकता। अब ज़रा इन 2 टेस्ट को देखो, स्टार्च वाले का। हम कहते हैं कि इसमें स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव है। अगर स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास ये टेस्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव आया। सही है बेटा? समझ रहे हो ना अब? या अभी भी नहीं समझ रहे हैं? यस सर, समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ आयोडीन के साथ स्टार्च होगा, यानी आप कह रहे हैं 1 में स्टार्च है, तो जो 1 में स्टार्च है तो फिर 1 के अंदर क्या होगा? सुक्रोज भी होगा, और सुक्रोज का टेस्ट कहाँ पॉजिटिव आ रहा है? यहाँ देखो, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है फिर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या बन रहा है? सी बन रहा है। हमारा आंसर क्या है? सी है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो इसको इस तरह जज करना था। अच्छा, मैंने ये ऊपर पढ़ा नहीं था कि दोनों, मैं समझा कि इसने बता दिया है कि 1 के अंदर ये है और इसके अंदर ये है। उमर, गेटिंग? उमर शायद नहीं चला गया। सर एक सेकंड, इसके अंदर डी, इसका ऑप्शन डी होगा ना फिर तो। बेटा उमर, मुझे एक बात बताओ, मैं पहले स्टार्च की बात करता हूँ। आप मुझे बताओ, ए बी सी डी में स्टार्च का टेस्ट 1 और 2 में कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है? देखिए, ए में अगर मैं ए की बात करता हूँ, अगर मैं ए की बात करता हूँ उमर, तो ए में स्टार्च पॉजिटिव आ रहा है। किस सॉल्यूशन में? जरा मुझे बताओ, किस सॉल्यूशन में? 1 में
1 में। तो आप अगर कहते हो कि 1 में स्टार्च पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर 1 के अंदर क्या होना चाहिए? स्टार्च के साथ दूसरी चीज क्या थी? सुक्रोज। तो फिर सुक्रोज भी नहीं। पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? सुक्रोज भी पॉजिटिव आना चाहिए। चलो जी डी सर। देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ ये पॉजिटिव है तो फिर सुक्रोज भी पॉजिटिव होना चाहिए। सुक्रोज यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 1 में आप कह रहे हैं स्टार्च है और सुक्रोज नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप यहाँ कहते हैं फिर स्टार्च 2 बी उस पे 2 में है, तो अगर स्टार्च 2 में है तो फिर सुक्रोज भी 2 में होना चाहिए। यहाँ सुक्रोज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सी पे आते हैं, आप कहते हैं स्टार्च जो है वो 1 में है, तो फिर आप कहते हैं 1 में फिर क्या होना चाहिए? सुक्रोज भी होना चाहिए, सुक्रोज है। इस तरह तो ये बात सही हो गई। स्टार्च स्टार्च 1 में है और सुक्रोज 1 में है। अब अगर ये दोनों की बातें सही हो गई तो हम 2 को भी देखेंगे। इसका मतलब है कि 2 में फिर क्या चीज़ होनी चाहिए? शुगर होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए। तो 2 में देखें, यहाँ पे 2 में क्या आ रहा है? ग्लूकोज शुगर है है और प्रोटीन दोनों है। और प्रोटीन भी है। तो इसका मतलब आंसर सी हो गया ना? डी कैसे होगा सर बेटा? लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद भी ग्लूकोज वाले को तो पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए ना वो, क्योंकि आप ही ने तो कहा था भी कि एसिड हाइड्रोलिसिस से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल, पॉजिटिव तभी देगा बिल्कुल, बेनेडिक्ट से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डी लेकिन होना ऐसा कोई चाहिए ऑप्शन भी। उन्होंने दिया नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है इन्होंने जिसमें दोनों पॉजिटिव दिखाए हों? जी सर, डी के अंदर देख 2 लेते के अंदर हैं। आयोडीन है एक और सेकंड 2 में मैं ज़रा चेक करूँ, लेट मी चेक। चलो डी का ऑप्शन देख लेते हैं। डी कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्च है वो 2 में है। सही है? स्टार्च किसमें है? 2 में है। तो अगर 2 में स्टार्च है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के अंदर फिर हमारे पास सुक्रोज का होना ज़रूरी है। और अगर आप सुक्रोज देखते हैं तो 2 में ओह! यस, है हमारे पास, बिल्कुल है। ठीक है, सुक्रोज 2 है। फिर हम कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन की बात करें, अगर यहाँ पे प्रोटीन के लिए हम कहते हैं प्रोटीन 1 में है, तो फिर 1 के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा प्रोटीन के साथ? शुगर का होना शुगर का होना ज़रूरी है। और शुगर के लिए हम कौन-सा टेस्ट करते हैं? बेनेडिक्ट, तो वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि 2 के अंदर हमारे पास वो भी है। हाँ, 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 यस, 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 एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो उमर। इसका मतलब है कि 2 के अंदर हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर भी होगा और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होगा, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेगा तो उसकी बॉइलिंग की वजह से नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ जाएगी। तो एक बार इसका आंसर चेक करके बेटा बताएँ। सर सी और डी में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। चलिए मैं बता देता हूँ। एक सी दिया हुआ है सेकंड पीछे, आंसर क्या दिया है? सी दिया हुआ है। सी दिया है। अच्छा, अब देखिए। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, रियली इट इज। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन। एक चीज़ यहाँ देखिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ। आपके पास 2 सॉल्यूशन है बेटा। एक के अंदर हमारे पास है इसने कहा कि हमें नहीं पता कि किसके अंदर क्या-क्या है। लेकिन कहा कि एक के अंदर स्टार्च के साथ सुक्रोज है। देखो नोट करते जाओ अपने पास। स्टार्च के साथ कौन है? सुक्रोज है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर स्टार्च पॉजिटिव आए तो और सुक्रोज नेगेटिव आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर स्टार्च किसी एक सॉल्यूशन का पॉजिटिव आता है तो सुक्रोज लाज़मी होगा, उसी सॉल्यूशन का फिर सुक्रोज भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक? और एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर प्रोटीन है और उसके साथ रिड्यूसिंग शुगर है, यानी ग्लूकोज है। आई मीन द अदर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो अगर एक सॉल्यूशन का टेस्ट प्रोटीन में पॉजिटिव आता है तो फिर उसका ग्लूकोज में भी पॉजिटिव टेस्ट आना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर हम सी की बात करते हैं, सी में कहते हैं कि सॉल्यूशन 1 में जब आप आयोडीन डालोगे तो आयोडीन किस चीज़ को टेस्ट करता है? स्टार्च को। और ये दोनों टेस्ट सिर्फ स्टार्च के लिए हैं। दोनों सॉल्यूशन पे हमने स्टार्च को टेस्ट किया। सॉल्यूशन ए ने बताया कि स्टार्च है, ठीक है? सॉल्यूशन 2 ने बताया कि स्टार्च नहीं है, खत्म बात। अब जिसमें स्टार्च होगा, उसके ऊपर कहा है कि एक कंटेन स्टार्च एंड सुक्रोज। तो जब स्टार्च होगा तो सुक्रोज भी लाज़मी होगा। इसका मतलब है सॉल्यूशन 1 में अगर स्टार्च है तो हमें आइडिया मिल गया कि अब इस 1 के अंदर हमारे पास सुक्रोज भी होगा। सुक्रोज का टेस्ट किस चीज़ से मालूम करते हैं? बॉइल्ड विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं। इसका मतलब 1 के अंदर हमारे पास टेस्ट सॉल्यूशन 1 का पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 1 का उमर अभी आपको बताऊँगा कि आपका आंसर डी क्यों नहीं है, मैंने गलती पकड़ ली है। अब देखें, यहाँ इसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहे हैं 1 के अंदर, कह रहे हैं कि जब हमने बॉइल्ड किया था। अब आप इसी 1 का टेस्ट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ नेगेटिव है। जब हमने बेनेडिक्ट के साथ ट्रीट किया तो नेगेटिव था, जब बॉयल किया तो पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब है सुक्रोज मौजूद है 1 में। यहाँ 1 में पहले नेगेटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि बेनेडिक्ट के साथ ट्रीट किया, नहीं आया। जब बॉयल किया तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब है सॉल्यूशन 1 के अंदर स्टार्च भी है और बेनेडिक्ट भी है, आई मीन सुक्रोज भी है। ये बात समझ रहे हो बच्चों या नहीं? यस सर।
यस इसका सर। मतलब ये कंफर्म हुआ कि सॉल्यूशन 1 के अंदर स्टार्च भी है और सुक्रोज भी है। ये तो ठीक हो गया। अब हम सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं। सॉल्यूशन 2 में हम पहले चेक करते हैं प्रोटीन को। चलिए चेक करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। हमारे पास चूंकि आंसर हमें सी है, मैं सी पे ही डायरेक्ट जा रहा हूँ। सॉल्यूशन 2 हमें बता रहा है कि प्रोटीन पॉजिटिव है। सॉल्यूशन 2 जो है वो प्रोटीन तो सॉल्यूशन 2 अगर पॉजिटिव है प्रोटीन के लिए तो फिर इसके अंदर शुगर का होना भी कंपलसरी है। तो सॉल्यूशन 2 पे हम देखते हैं कि शुगर का टेस्ट कहाँ पॉजिटिव आता है। ये शुगर का टेस्ट ये वाला है, बॉइल्ड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें टेस्ट अगर हम देखते हैं तो 2 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्टली बगैर हीट से डायरेक्ट आ रहा है। तो बगैर हीट से आने का मतलब ये हुआ कि यस ये दिस कंटेन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब है सॉल्यूशन 2 के अंदर प्रोटीन के साथ साथ शुगर था और सॉल्यूशन 1 के अंदर स्टार्च था और साथ में इसके साथ वो था नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। तो हमारा आंसर सी हुआ। अब हमारा आंसर डी क्यों नहीं है, जैसे अभी उमर ने बताया, मैं वो थोड़ा सा वाजिब कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं। डी में हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्च जो है वो 2 में है क्योंकि 2 में पॉजिटिव आया, ठीक है। और फिर यहाँ 2 में वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बता रहे हैं कि पॉजिटिव है और यहाँ भी ऐसा ही था। लेकिन गलती कहाँ है, ये कह रहे हैं कि इसी 2 को जब हमने बॉइलिंग से पहले चेक किया था तो भी शुगर मौजूद था। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। उसने कहा सिर्फ एक वक्त में 2 चीजें हो सकती हैं। आप 3 चीजें कह रहे हो। देखो आप कह रहे हो 2 के अंदर स्टार्च भी है, ठीक है। 2 के अंदर क्या है, स्टार्च भी है और 2 के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, अपना क्या है, सुक्रोज भी मौजूद है, सुक्रोज भी मौजूद है ना। और इसी 2 के अंदर आप कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं, जो हमारे पास चेंज आ रहे हैं वो क्या है, टू में हमारे पास यहाँ पे क्या एब्सेंट है, नहीं तो नेगेटिव आ रहा है। सो इट्स टू क्लोज, यस मल्टीपल एब्सेंट। तो इसमें गलती जो है वो हमें पकड़नी है बॉइल्ड विद और बॉइल्ड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यस ये देखिए इसने यहाँ पे लिखा है कि ये जो टेस्ट होता है बेनेडिक्ट का, सॉरी सुक्रोज का टेस्ट, तो ये तो कह रहे हैं कि 1 के अंदर भी सुक्रोज है और 2 के अंदर भी सुक्रोज है, कह रहे हैं ना, ये दोनों के टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहे हैं। नहीं सर, एसिड हाइड्रोलिसिस में तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पॉजिटिव आएगी ना हमेशा। सक्रोज भाई, की एसिड एक हाइड्रोलिसिस मेजर में है। तो दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, हमने लैब में वो किया तो था आपकी तब भी ये नहीं बता। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है बेटा, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि 1 जो है उसके ऊपर जब हमने हाइड्रोलिसिस, जब हमने बॉइलिंग की तो इसका रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। और इसी 1 का जो रिजल्ट था वो जब हमने बॉयल विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किया था तो भी पॉजिटिव आया था। यानी उस वक्त इसके अंदर अगर हम समझे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर मौजूद था, रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, और यहाँ इसलिए पॉजिटिव हुआ कि वो जो सुक्रोज था वो डिसॉल्व हो गया। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सॉल्यूशन 1 के अंदर सुक्रोज भी था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी था, और इसी 1 के अंदर हमने दोनों शुगर तो एक साथ नहीं हो सकते ना। उसके ऊपर कहा है कि एक सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक के अंदर स्टार्च के साथ क्या है, सुक्रोज है, और दूसरे के अंदर प्रोटीन है और उसके साथ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सॉल्यूशन में दोनों चीजें मौजूद हो। आपने भी बॉयल नहीं किया उस वक्त उसके अंदर शुगर भी मौजूद था, और बॉयल के बाद आप कह रहे हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी था। तो ये तो गलत हो गया ना बेटा। दोनों शुगर कैसे हो सकते हैं, एक रिएजेंट में एक वक्त में 2 चीजें हैं, या स्टार्च है, स्टार्च के साथ फिर कौन सा एक शुगर होगा, या कौन सा होगा, और लाजमी है कि वो कौन सा वाला होगा, सुक्रोज होगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे उमर? सर लेकिन यस मैं ये सर। कह रहा हूँ कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है अगर उसके साथ बॉईल करें आप रिड्यूसिंग शुगर को तो वो पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर आप उसमें बेशक HCl डालें, एसिड हाइड्रोलिसिस करें, उसके बाद भी तो पॉजिटिव देगा। उससे एसिड बेटा हाइड्रोलिसिस उसमें आप सवाल का मतलब नहीं समझ रहे ना। मसला सारा ये, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेस्ट करोगे तो उसके बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। देखिए मेरी बात सुने, आपने इस वक्त, मैं इसकी बात करूं 1 की बात करूं, सॉल्यूशन 1 पे आपने टेस्ट किया शुगर के लिए और उसने बता दिया कि यहाँ रिड्यूसिंग शुगर है। ये बात समझ लो, है ना। मैं अभी सुक्रोज की बात नहीं कर रहा, मुझे जवाब दिया करिए उमर, ताकि आप सर बता दिए। ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें शुगर है। कौन सा शुगर है, ये कौन सा शुगर है उमर? सर ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये कह रहे हैं कि इसी 1 के अंदर अगर हम टेस्ट करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो ये है अपना आयोडीन टेस्ट है वो नेगेटिव है, यानी इसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो बेटा ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास स्टार्च है, स्टार्च नहीं है, लेकिन आपके पास रिड्यूसिंग शुगर आ गया? क्या ये मुमकिन है?
जी सर, ऊपर तो स्टार्च और सक्रोस एक सॉल्यूशन में होने चाहिए ना, सक्रोस तो नॉन रिड्यूसिंग है और ग्लूकोज और प्रोटीन एक सॉल्यूशन में होने चाहिए। मेरे बच्चे फिर आप नहीं समझ रहे, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि आप ये बताओ स्टार्च के साथ कौन सी चीज है, सुक्रोज है या रिड्यूसिंग शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शाबाश, सक्रोस। नो शाबाश। इसका मतलब है अगर स्टार्च है तो स्टार्च के साथ रिड्यूसिंग शुगर हो ही नहीं सकता। ये बात समझ रहे हो ना? नहीं है ही नहीं सॉल्यूशन में। जी वो कह सर, रहे जी सर। नहीं है ही नहीं, रिड्यूसिंग शुगर हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो कि जब मैंने टेस्ट किया वन तो और बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट किया तो इसमें रिड्यूसिंग शुगर आया और स्टार्च नहीं है। तो आप सॉल्यूशन वन में आप कहते हो कि रिड्यूसिंग शुगर तो है लेकिन स्टार्च नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? स्टार्च तो लाजमी होगा, स्टार्च तो लाजमी होगा रिड्यूसिंग शुगर के साथ। ओ सॉरी सॉरी, बेनेडिक्ट मैं नहीं सर, मैं गलत जगह बता रहा हूँ, ये जगह बता सही रहा हूँ, सही। ये जगह बता रहा हूँ, सॉरी ये जगह बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि सुक्रोज, सुक्रोज को आपने कंफर्म किया कि सुक्रोज है, लेकिन स्टार्च को आप कंफर्म करे हो कि नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। यू गेटिंग उमर जहांजीब? सर सही समझ आ गई, वो मेरा माइक खुल नहीं रहा था। हाँ देखो ना, आप यहाँ आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हमारे पास यहाँ सुक्रोज है और यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हो कि यहाँ पे स्टार्च ही नहीं है, तो ये तो मुमकिन नहीं है, दोनों चीजें एक साथ थी। सो दिस इज यस अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स नॉट लाइक सो डिफिकल्ट। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह अगले क्लास में इसको परस्यू करते हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन जमा करें बेटा, जमा करें, अपने उससे वो क्वेश्चन शेयर करें ताकि कल की क्लास में फिर आसानी से हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर जी बेटा पूछे। एक जनरल क्वेश्चन पूछना था कि जी जी जब हम जैसे जब हम नॉर्मली जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे तो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का होगा जैसे सुक्रोज, तो उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा ना? नहीं ना, नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम वो बॉयल वाला एक्सपेरिमेंट वैसा करेंगे तो हाँ ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज का भी पॉजिटिव ही आएगा ना? हाँ, उस पे हाँ, अगर आप बॉयल करेंगे किसके साथ, HCl के साथ बॉयल करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे तो फिर वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। इसका मतलब है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि पहले इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, अब इसलिए आया क्योंकि वो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था उसको हमने तोड़ दिया और अब हमारे शुगर आ गया। ठीक है, थैंक यू।